Hi guys, welcome to lecture number 13. This is our final lecture on this particular reading. I know you might have been wondering कितने सारे lectures होंगे इस reading पे. This is the final lecture. Okay. So, so we've talked about multiple aspects regarding growing economic growth के perspective से in terms of agriculture. So now we want to get into what kind of things we have to look at when we talk about the policies regarding inclusiveness and sustainability. ठीक है? So सबसे पहले what kind of policies are needed in terms of inclusiveness? जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं अगर वो सबको इक्वली स्प्रेड करने हैं तो किस किस तरीके के चैलेंजेस या किस किस तरीके की चीजों को आपको दिमाग में रखना है दैट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस नाउ. सो द फर्स्ट थिंग वुड बी पॉलिसीज ऑन इंक्लूसिवनेस. तो देखो इंक्लूसिवनेस में ना सबसे पहली चीज तो एग्रीकल्चर में यही आ जाती है कि आप किस लेवल पे हो इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग. तो स्मॉल स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो, यू माइट बी लैंडलेस. सो पहला डिफरेंस तो इस बेसिस पे आ जाता है. दूसरा डिफरेंस जेंडर के बेसिस पे आ जाता है. तीसरा डिफरेंस स्टेट और रीजन के बेसिस पे आ जाता है. तो आपको ये सारी चीजें साथ में कंसिडर करनी पड़ेगी. ठीक है. तो अगर हम लोग ओवरऑल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स की बात करें तो अराउंड 86% ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है, एग्री होल्डिंग्स, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, वो किसके पास है? दे बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. मतलब आपके पास बहुत स्मॉलर पीस ऑफ लैंड अवेलेबल रहेगा. तो अगर आप इस स्केल पे ऑपरेट कर रहे होते हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि आप हर तरीके के रिस्क के साथ डील कर रहे हो. आपका प्रोडक्शन रिस्क भी हो सकता है कि भाई आउटपुट कितना ग्रो करेगा, कितना ग्रो नहीं करेगा. और अगर आप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हो सकता है आपके पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भी ना हो. सो वेदर का रिस्क भी आपके ऊपर रहेगा. वेदर रिस्क भी आपको फेस करने को होता है. फिर उसके अलावा हो सकता है फ्लड हो जाए, हो सकता है ड्रॉट हो जाए, इस तरीके के नेचुरल कैलामिटीज कुछ भी हो जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे होगा. डिजास्टर रिस्क भी रहता है. डिजास्टर रिस्क उसके अलावा प्राइस अप्रोप्रिएट मिला या नहीं मिला. यू विल नॉट, बिकॉज यू आर अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यू डोंट हैव सो मच ऑफ अ बार्गेनिंग पावर. इतनी पावर नहीं है आपके पास कि आप जो प्राइस आपको लेजिटिमेट लगता है वो आप कोट कर सको. इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो प्राइस रिस्क भी फेस करते हो कि क्या पता प्रोड्यूस तो बढ़िया हो जाए लेकिन उसके लिए जो प्राइस मिले वो बहुत ही नॉट सो अप्रोप्रिएट प्राइस हो. उसके अलावा क्रेडिट रिस्क भी रहता है. कौन पैसे देगा? कई बार हो सकता है लोन लेने की जरूरत पड़े इनपुट्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए फिर पैसे कहाँ से आएंगे. फिर अलग अलग तरीके के मार्केट रिस्क एंड पॉलिसी रिस्क. ये सब रिस्क जो है एक साथ आपके ऊपर लाई कर जाते हैं, स्पेशली बिकॉज यू ओन अ वेरी स्मॉलर साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं, ये स्मॉलर फार्मर्स पे बहुत ज्यादा लेवल पे ऑपरेट करती है. ठीक है. और अगर हम लोग कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर एक लार्ज फार्मर और एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनकी जो इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली इतना डिफरेंस है कि 10% ही इनकम कमा रहा है एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर एज कम्पेयर टू अ लार्ज फार्मर. दिस इज द स्केल ऑफ इनकम दैट वी हैव. ठीक है. तो इवन इफ ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ये अलग अलग तरीके से और किसी भी तरीके से अगर इनकम कमाने की कोशिश भी कर ले तो वो उतनी इनकम नहीं जुटा पा रहा है कि उसको बेसिक कंजप्शन के लिए चीजें फुलफिल हो पाए. तो उसको उन तरीके की चीजों के लिए भी बोरोइंग करनी पड़ रही है. दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव. तो देर इज अ नीड कि नॉन फार्मिंग सेक्टर जो है उसको भी प्रमोट किया जाए ताकि दे कैन हैव डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू, डिफरेंट इनकम सोर्सेज इनके पास हो सकते हैं एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू पीस ऑफ लैंड. ठीक है. सो देर इज अ नीड फॉर प्रमोशन ऑफ रूरल नॉन फार्म सेक्टर, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, ताकि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो जनरेट हो सके. ठीक है. तो दिस इज वन थिंग. अब अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो सिर्फ इन चीजों पे ही लिमिटेड नहीं है. इन चीजों की ही स्ट्रगल नहीं है उनको, उनको और भी चीजों की स्ट्रगल है. एक्सेस टू लैंड, पहली बात, इतना लैंड नहीं है. फिर वाटर, फिर क्रेडिट, फिर
छोटे से पीस ऑफ लैंड पर कितनी वो टेक्नोलॉजी लगाएगा। और भी तरीके के जो मार्केट वॉलेटिलिटी है, प्राइसेस जो है, इनके काफी हायर लेवल पे रिस्क जो है ये लोग फेस करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो समथिंग दैट दे आर फेसिंग, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन में सरकार को किस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस इस लेवल पे हो कि वो स्मॉल फार्मर को भी दिमाग में रख के चीजें इम्प्लीमेंट करें। और थोड़ी सी ग्रुप बेस्ड अप्रोच हो सकती है, अलग अलग फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकते हैं स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स, जो उनके लिए स्टैंड ले सके, उनकी बातों को एक इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस हेल्प कर पाए, उनकी बातों को कम्युनिकेट कर पाए। These are some of the things that can be done. So basically, farmers, organizations, and self-help groups जो है, they can provide proper support to them in terms of expressing what concerns do they have to the government. Self-help groups, and there should be proper credit access. Credit की access होनी चाहिए to small farmers. Although ये improve हुई है, but अभी भी the amount of benefit that small and marginal farmer are getting is quite less relative to the scale at which larger farmers are getting the benefits of this, right? So credit access to small farmers improvement is needed. और एक सबसे बड़ी बात है कि the biggest thing that is there is, although they have a smaller piece of land, even if they try, they don't have so much opportunities in an alternative sector. That is essentially why they have too much dependency on this. तो alternative opportunities create करने की जरूरत है because of lack of alternative opportunities. Lack of alternative opportunities need to be created. ठीक है, so that they can also get into other possibilities if they are not able to sustain themselves in this particular manner. ठीक है, and there's a need to organize them in groups and get their cooperation together. आपस में एक दूसरे को अलग अलग तरीके से they can support together and they can also put forward their concerns. So this is one thing. Apart from that, तो ये तो हो गया किस बेसिस पे, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग के बेसिस पे इंक्लूसिविटी। उसके अलावा देन वी हैव द डिस्कशन ऑफ इंक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ रीजन। तो एक रीजन जो मेजरली नेग्लेक्टेड रहा है दैट इज ईस्टर्न रीजन। और ईस्टर्न रीजन में इंडिया में हाईएस्ट पॉवर्टी रही है, हाईएस्ट पॉवर्टी इन इंडिया। बट यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी जो सॉइल है वो काफी फर्टाइल है, it's very fertile and there are a lot of ample resources, ample sources of water, and water resources are there जो कि पोटेंशियली एग्रीकल्चर के लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये रीजन को ना सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का स्पॉट कंसिडर किया जाता है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन तो पंजाब हरियाणा यहाँ पे बेनिफिट किया है, राइट। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए परफेक्ट स्पॉट कंसिडर किया जाता है इसको। And the major crop that can be here is rice, rice being the major crop. This is ideal for a second green revolution, rice being the major crop. अब यहाँ पे किस किस चीजों की जरूरत है, देखो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको इम्प्रूव करना है, इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना है, इनपुट्स की डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से इनपुट्स फॉर फार्मिंग की एक्सेस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ऐसी क्रॉप वेराइटीज को ग्रो किया जाए जिनकी जो साइकिल है वो थोड़ी सी शॉर्ट है ताकि ज्यादा वेराइटी ग्रो की जा सके। ठीक है, और जो चीज जो प्रोड्यूस ग्रो भी हो रहा है उसके लिए बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, प्लस प्रॉपर सपोर्ट भी मिलना चाहिए ताकि ये रीजन भी अप्रोप्रिएटली ग्रो कर सके और वो नेग्लेक्टेड ना रहे। ठीक है, सो apart from that,
you know, there are lot of challenges that are there in this particular region. लेकिन अगर ओवरऑल जैसे हमने बात की है कि यहाँ पे सॉइल इज काफी अप्रोप्रिएट, इट्स वेरी फर्टाइल, प्लस वाटर रिसोर्सेज पे भी एक्सेस है। तो इस तरीके की पॉलिसीज डेवलप होनी चाहिए ताकि आप थोड़े से ना हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व हो पाओ। जैसे कि डेयरी को ग्रो किया जाए, पोल्ट्री को ग्रो किया जाए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बारे में भी सोचा जाए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनलैंड फिशरीज, इनलैंड फिशरीज, तो ऐसी फिशेस जो रिवर के अराउंड ग्रो करी जाती है, नॉट स्पेशली इन द ओशन। सो ये सब चीजें प्रमोट की जा सकती है ताकि क्या हो, इनकम इनहेंस हो, increases, and also economic growth in this region. All right, so this is something that is to be seen की तो इस रीजन पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, अब ये तो हो गया रीजनल डिफरेंस। अब इसके अलावा देर आर अदर डिफरेंस ऑल्सो। सो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल दैट आर लिविंग देयर। सो वन, विमेन का क्या रोल रहेगा एग्रीकल्चर में? तो विमेन का जो रोल है वो इंक्रीजिंगली ग्रो करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेल है दे आर कॉन्टिन्यूसली माइग्रेटिंग टू सिटीज, मेल आर कॉन्टिन्यूसली माइग्रेटिंग टू सिटीज। तो एक तरीके से एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो रहा है, इट्स गेटिंग फेमिनाइज्ड ड्यू टू मेल माइग्रेशन टू या तो नॉन फार्म एक्टिविटीज या फिर टू अर्बन सेक्टर्स। तो अराउंड 75% ऑफ रूरल विमेन जो है दे आर engaged इन फार्मिंग, दे आर engaged इन फार्मिंग, इन फार्मिंग। तो ऑल्दो दे आर engaged इन फार्मिंग, बट अभी भी काफी सारे चैलेंजेस जो है दे आर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, काफी सारा जेंडर बायस फेस करने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिलती है कि ये पीस ऑफ लैंड उन्हीं का होगा, राइट। अकॉर्डिंग अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेडिट का एक्सेस भी इतना इजीली विमेन को नहीं मिलता है, क्रेडिट एक्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इज नॉट प्रोवाइडेड। ऑल्दो दे आर वर्किंग इन फार्म्स, बट ये चीजें उनको अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड नहीं करी जा रही है। तो जो मेल इंसान है जो उस चीज में इन्वॉल्व है उसके लिए आप ये सारी चीजें नेग्लेक्ट करो तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। तो बहुत सारे जो लैंड राइट्स हैं दे आर डिनाइड लैंड राइट्स। तो पॉलिसी ऐसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए एज फार्मर्स, उनके प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स को भी सिक्योर किया जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दी जाए, क्रेडिट क्रेडिट का भी उनको एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि इनपुट, अब जब वही काम कर रही है तो इनपुट भी वही खरीदने जाएंगी, सारी चीजें वही करेंगी, सारी चीजें मैनेज कर रही हैं। तो जो सारे प्रॉपर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है मेल्स को, सेम चीज विमेन को भी मिलनी चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। और विमेन का नाम भी आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेटर इन लैंड रिकॉर्ड्स। जब लैंड रिकॉर्ड्स बनते हैं तो दे आर द वन हु आर कल्टीवेटिंग, इस तरीके के लैंड रिकॉर्ड्स में भी नाम आने चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा अलग अलग तरीके के विमेन्स कोऑपरेटिव्स या प्रोड्यूसर्स ग्रुप आप बना सकते हो, इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लेके आ सकते हो ताकि विमेन, विमेन टू विमेन वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, इवन इफ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप में उनको प्रॉपर सपोर्ट ना भी मिल रही हो। तो विमेन cooperatives, women's cooperatives and producers group
they can help the females who are, kind of have small land holdings, जिनके पास रिसोर्स एक्सेस की कमी है, and they have limited resources. कोई बाहर का हेल्प नहीं कर पाएगा, अपनी हेल्प खुद करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करो। तुम्हारे खेत में बढ़िया चीज चल रही है तो इस बार तुम इसकी सपोर्ट करो, कल को तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी तो ये लोग तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से ये पूरा कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे इनको एक्सेस मिलनी चाहिए, बट इस तरीके की जो चीजें हैं वो काम कब आती है, जब ये एज एन इंस्टीट्यूशन देर इज अ फेलियर, जो रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो देन पीपल हैव विल हैव टू ऑर्गेनाइज एट देयर ओन लेवल एंड get assistance from each other, because each of them knows what kind of challenges they are facing and they are able to relate more also, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अब उसके अलावा तो एक तो ग्रुप हो गया विमेन, अब उसके अलावा एक और ग्रुप है यूथ। तो यूथ का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, अगर उस चीज की बात करी जाए, तो अबाउट 56.6% ऑफ रूरल यूथ जो है, वो जो है, दे रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, दे रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, दे आर रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इस तरीके की चीजें। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फॉर लाइवलीहुड, ठीक है। And many of these youth are very disinterested in farming also, because profitability उतनी नहीं बन रही है और इनकम उतनी नहीं जनरेट हो रही है, so they prefer non agricultural activities, they prefer non agricultural and urban jobs। तो अगर आपको यूथ को अट्रैक्ट करना है एग्रीकल्चर में, तो यू नीड टू काइंड ऑफ प्रमोट थिंग्स जिसमें मैकेनाइज्ड तरीके से फार्मिंग हो, हाई यील्ड फार्मिंग हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, अलग अलग तरीके के चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग में आप इन्वॉल्व करोगे यूथ को, अलग अलग आईटी बेस्ड चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एंड यू कैन ऑल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ये सारे जो मेजर्स हैं, इसी की वजह से डिमांड आपको क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट में, इंश्योर करना पड़ेगा कि यूथ को अप्रोप्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चीजें मिले, तभी जाके वो इस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज सबका टेम्पटेशन यही रहेगा कि गांव छोड़ो, एग्रीकल्चर छोड़ो, नॉन एग्रीकल्चर चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ और अर्बन सेक्टर्स में जाके जॉब करो। नोबडी वुड वांट टू गेट इनटू एग्रीकल्चर, बट आज के दिन थोड़ा सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है दैट पीपल, यस, द पीपल हु आर वेरी वेरी एजुकेटेड, बहुत ज्यादा एजुकेशन ले ली है उसको, तो एग्रीकल्चर में बहुत मैकेनाइज्ड तरीके से, विद प्रॉफिट मोटिव, विद प्रॉपर मार्केटिंग मोटिव, कि हम लोग इस प्रोड्यूस को कहाँ बेचेंगे, हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आल्सो इज कमिंग इनटू पिक्चर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट रीजनरेट होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन द पीपल हु आर गेटिंग मोर एंड मोर एजुकेशन एंड दे हैव सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड रिलेटेड टू फार्मिंग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का जो रोल है वो, ये सब सेक्टर्स पे तो देख लिया, अब एग्रीकल्चर का और न्यूट्रिशन का भी काफी बड़ा लिंक है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का, न्यूट्रिशन का, और विमेन कितनी एम्पावर्ड है, इन तीनों चीजों का आपस में बड़ा लिंक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों के पास इनकम भी आ रही है, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों के पास खाने को सामान भी आ रहा है, ठीक है। विमेन के पास अगर डिसीजन मेकिंग पावर है, सो दे ऑल्सो मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टू ईट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स नॉट टू ईट। तो ये तीनों चीजें काइंड ऑफ आपस में जो है लिंक्ड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है, इट इज सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो, एज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, एंड ये जो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉलिसीज हैं और जो फूड्स के प्राइसेस हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जेंडर डायमेंशन भी इन्वॉल्व है,
क्यों? क्योंकि फीमेल इज द वन हु इज मेनली इन्वॉल्व विद द डिसीजन ऑफ कि किस तरीके का चाइल्ड केयर रहेगा, किस तरीके की न्यूट्रिशनल चीजें फैमिली को मिलेंगी, ये सब में विमेन का ज्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन के लिंकेजेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि ये सारा जो बेनिफिट है ऑफ इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, ये ओवरऑल हर जगह पे स्प्रेड हो पाए। उसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन द एरियाज जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास रिसोर्सेज की लैक है, ताकि उनकी इनकम इम्प्रूव हो और ताकि वो न्यूट्रिशियस फूड भी अचीव कर पाए, खा पाए। ठीक है, उसके अलावा ये तो एक चीज हो ही गई कि इनकम बढ़ाओ ताकि वो न्यूट्रिशियस फूड खा पाए। ऑन दी अदर हैंड, आप एग्रीकल्चर में ही इस तरीके की क्रॉप्स इन्वॉल्व कर सकते हो जो ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। पहली बात तो आप देखो, नॉन सीरियल फूड्स पे भी आना शुरू करो, कि आप सिर्फ सीरियल्स मत ग्रो करो, क्योंकि उससे एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी लेकिन जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो प्रॉपरली पूरी नहीं होंगी। सो नॉन सीरियल क्रॉप्स की तरफ डाइवर्सिफिकेशन नीडेड है। ठीक है, उसके अलावा देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इसका मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके की टेक्निक्स यूज करो जिससे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द क्रॉप जो है वो ग्रो कर जाए। हो सकता है वो ब्रीडिंग के थ्रू, हो सकता है वो कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू हो, जिससे क्या है कि आप न्यूट्रिशन जो क्रॉप है उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस बना दो, एंड देन व्हेन यू कंज्यूम दैट, वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशियस फूड आप कंज्यूम कर पाओ। ठीक है, उसके अलावा फार्मिंग सिस्टम्स पे रिसर्च को जो है बढ़ाने की जरूरत है। और you cannot be very much dependent on just the cereals. You have to get into crop, livestock and fish agriculture. इसको combine करना पड़ेगा, तभी जाके एक overall nutritious meal लोगों को मिलेगी। ठीक है, and apart from that there is a huge role that women have to play in this particular system. तो आप जितना ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर विमेन को दोगे, जितना ज्यादा एक्सेस टू क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उनको मिलेगा, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स आपको न्यूट्रिशन में देखने को मिले। तो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि मेटर्निटी बेस्ड बेनिफिट्स उनको देने की जरूरत है, ताकि न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान दिया जा सके। सो इन दैट सेंस ऑल्सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ इक्विटी इनटू पिक्चर्स। ठीक है, सो these are some of the policies that are needed in terms of inclusivity. Then we have other policies based on sustainability and climate change. So that is something that we'll be talking about now. Right. So now we'll have to look at what kind of policies are to be implemented in terms of sustainability and climate change. तो इस मुद्दे पे क्या क्या चेंजेस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, कहाँ कहाँ पे चीजें चेंज होनी चाहिए? पॉलिसीज ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखो, अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो सबसे पहले तो इंडिया में आपको ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर आपको सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए, सो यू हैव टू काइंड ऑफ रिव्यू कि जो अलग अलग चीजों पे आप सब्सिडी देते हो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो रिव्यू ऑफ सब्सिडीज ऑन व्हाट, ऑन वाटर, पानी पे जो सब्सिडी मिलती है, एनर्जी, सिमिलरली फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजों पे जिस तरीके से सब्सिडी मिलती है इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, बिकॉज टू मच सब्सिडी इज एक्चुअली लीडिंग टू ओवर यूज ऑफ दीज पर्टिकुलर रिसोर्सेज। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। उसके अलावा
इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो प्रिजर्व एट द सेम टाइम। सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना, दीज आर फ्यू थिंग्स विच विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर अस इंडिया। हम लोग बहुत ही बड़े स्केल स्केल पे, लार्ज स्केल लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं। राइस इज एक्सपोर्टेड, राइट, राइस इज एक्सपोर्टेड। तो राइस जो है बहुत ज्यादा पानी यूज करने वाली क्रॉप है, इट्स वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये। तो ये क्रॉप वाटर इंटेंसिव है, तो एसेंशियली अगर आप इस क्रॉप को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका सिंपल लैंग्वेज में एक तरीके से ये समझ सकते हो कि तुम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हो। इस चीज को बनाने के लिए, इस चीज को ग्रो करने के लिए इतने ज्यादा पानी की जरूरत है कि एसेंशियली इट इज लाइक यू आर एक्सपोर्टिंग वाटर टू अ पर्टिकुलर कंट्री जहां पे भी तुम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। सो इनडायरेक्टली वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर। तो सस्टेनेबल तरीके से वाटर को यूज करने की जरूरत है, कि इस तरीके की चीजों को इतना एक्सपोर्ट करने की हमें क्या जरूरत है, कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज का यूसेज हमारी कंट्री लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट ऑफ जो फार्मिंग है, सोशल कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए, कि नॉट ऑन जस्ट द इमीडिएट लेवल बट ओवरऑल वो किस तरीके से चीज़ों को इम्पैक्ट करेगी ऑन द लॉन्ग रन, जिसमें सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, वाटर डिप्लेशन हो रहा है, ये सब चीज़ों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर डिप्लेशन, तो ये सब चीज़ों को हम लोग प्रिवेंट करें। तो फिर क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिससे ये चीज़ें टैकल करी जा सकती हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे अगर आपको जाना है, तो आप या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हो। तो ऑल्दो ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रही है। दूसरी तरफ दिस इज समथिंग विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, विच इज ग्रीन एग्रीकल्चर। ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा, कि आप इकोलॉजिकली साउंड प्रैक्टिसेस जो है, जैसे कि कंजर्वेशन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या फिर इस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करना जिससे क्या है, नेचुरल रिसोर्स कंजर्व होके ही रहे, उस तरीके की प्रैक्टिसेस को आप इन्वॉल्व कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड इन ऑल ऑफ दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंसिडर फूड सेफ्टी एज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स। फूड सेफ्टी को काफी इंपॉर्टेंट समझा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग एनिमल प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, और बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज होता है इन टर्म्स ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन, तो इसकी वजह से ह्यूमंस को भी काफी सारे हेल्थ रिस्क हैं जो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो फूड सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न। एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स जो हैं, एंड एंटीबायोटिक्स in poultry, they pose health risks. तो ये सब चीजों को भी कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। जिससे डेयरी के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर फूड सेफ्टी को आप इंश्योर कर सको। और जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, जो अपने लेवल पे ये सब चीजों को इंश्योर नहीं कर सकते, उनको प्रॉपर सपोर्ट देने की हमें जरूरत है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और जितने ज्यादा एक्सट्रीम वेदर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो सीधी सीधी यही बात समझ में आई है कि यू नो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो सेक्शन है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी व्हाट, कोस्टल कम्युनिटीज, जो पानी के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज हैं वो, एंड फार्मर्स, बिकॉज क्लाइमेट चेंज विल इम्पैक्ट वेदर, वेदर अफेक्ट्स क्रॉप्स, ठीक है। तो आईपीसीसी, विच इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, इनकी 2018 की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल वार्मिंग है
2030 से लेके 52 के बीच में जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे ओवरऑल वर्ल्ड का टेम्परेचर रहता था उससे 1.5 डिग्री ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी, फिशरीज और अलग अलग पॉपुलेशन काफी वल्नरेबल सिचुएशन में पहुंच जाएगी, जिसमें कोस्टल कम्युनिटीज जो पानी के आसपास एरिया में रहती है, उससे क्या इम्पैक्ट होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा? सिटीज डूबने लग जाएंगी। दिस इज द सिचुएशन, राइट? So 1.5 degree centigrade rise between 2030 to 2052 you will see, and जिसकी वजह से farming is also one of the sectors which will be very much impacted. तो एफिशिएंट तरीके से अडेप्टेशन और मिटिगेशन टेक्निक्स की जरूरत है, जो इस तरीके के क्लाइमेट रिस्क को आप टैकल कर सको, ठीक है, और एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल तरीके से प्रोसीड कर सको। तो in the same lines there is a need for implementing climate resilient agriculture। मतलब ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मूव के साथ हमें मूव करना पड़ेगा जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी झेल पाए, उससे रेजिलिएंट हो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो इसकी ना मेन 3 स्ट्रैटेजीज हैं। पहली बात तो देखो, सिंपल सी बात है, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम ऑपरेट करो। मतलब क्या? पल्सेस उगाओ, सिर्फ सीरियल्स उगाने पे फोकस मत करो, पल्सेस भी उगाओ, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाओ, ताकि क्या हो? सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो, और यू ऑल्सो गेट इनटू द सेल्फ सफिशिएंसी एस्पेक्ट। सो ग्रो पल्सेस एंड अदर क्रॉप्स एज वेल। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल क्रॉप, ताकि सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन कर सको, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी जो है हम लोग मेंटेन कर पाए। उसके अलावा जो ऐसे एरियाज हैं जो रेन फेड है, मतलब जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहां पे जो पल्सेस हैं दे आर वेल सूटेड। जहाँ पे थोड़ा सा इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, वहां पे पल्सेस ग्रो करना इज अ बेटर थिंग। इट्स वेल सूटेड फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। सो इन स्टेट्स लाइक एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, these kind of crops should be grown, ठीक है। so that is one thing। ये अपना क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा सा बदलो, don't just be dependent on cereals। apart from that you should also think about, the government should think about crop insurance। कि अब बिकॉज आपको पता है कि क्रॉप जो है थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो अब लोगों को क्रॉप इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि इनकेस समथिंग हैपेंस टू देयर क्रॉप, इट्स नॉट लाइक देयर एंटायर लाइवलीहुड इज अफेक्टेड या सारी इनकम उनकी चली गई। तो क्रॉप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करो। एंड जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मनरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा, जो मनरेगा है उसको यूज करो किस चीज के लिए? फॉर ड्रॉट प्रूफिंग। मतलब क्या? मतलब ये है कि पहली बात तो क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी लेके आओ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, दिस इज ट्राइंग टू अचीव दैट ओनली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग की क्रॉप इंश्योर्ड रहे, लो प्रीमियम चार्ज करेंगे और बेटर कवरेज मिलेगी और फास्टर क्लेम सेटलमेंट रहेगा यूजिंग मोबाइल एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सो दिस इज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट मनरेगा का यूज करना चाहिए किस चीज को लेके? कि मनरेगा के अंदर आप क्या करते हो? एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो उस एम्प्लॉयमेंट से कोई तो काम कराते होगे ना, तो उस काम में क्या करो? ऐसी चीजों को बिल्ड करो जिससे कि वाटर कंजर्व रहे,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, वाटर शेड मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें हो, ताकि वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मनरेगा का यूज किया जाए, ताकि मान लो ड्रॉट आती है, आगे जाके ड्रॉट की सिचुएशन आती है, तो उस रिसोर्स को यूज किया जा सके। ठीक है। सो एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटी रिड्यूस करने का ये भी एक और तरीका है कि वो लैंड को प्रिजर्व करने का एंड वाटर को प्रिजर्व करने का, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, जिससे कि थ्रू मनरेगा, जिससे कि क्या हो, फार्मिंग कम्युनिटीज को बेनिफिट हो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब तीसरा एस्पेक्ट आता है हमारा रिसर्च के परस्पेक्टिव से, कि देखो रिसर्च बढ़ाओ ताकि क्या हो सके, जो हमारा नेशनल इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो उसके अंडर, सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन 2011। तो इनका गोल क्या है कि आप क्लाइमेट रिजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करो, जैसे कि ऐसी क्रॉप्स निकालो जो ड्रॉट रेसिस्टेंट हो या ड्रॉट टॉलरेंट हो, कि बहुत ही कम पानी में भी ग्रो कर सके। मान लो इनकेस ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है तो भी ऐसा ना हो कि क्रॉप ही खराब हो जाए। ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग को लेके अलग अलग टेक्नोलॉजीज लेके आओ, और ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कर सको। ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, ताकि क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज की प्रेजेंस में एग्रीकल्चर को किस तरीके से रिजिलिएंट बनाया जाए, दैट इज समथिंग दैट वी कैन वर्क ऑन। ठीक है। उसके अलावा अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हो सकती है ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, व्हाट इज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? ये एक तरीके का फार्मिंग मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल जो रिसोर्स इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वो नहीं यूज करते हैं, बल्कि सस्टेनेबल इको फ्रेंडली फार्मिंग के तरीके यूज करते हो, जिससे सॉइल कम से कम डिस्टर्ब हो और रिसोर्स एफिशिएंटली यूज हो। ठीक है। जैसे कि मेनली जो राइस वीट क्रॉपिंग वाला सिस्टम है, वहां पे इस तरीके की चीज यूज होती है। जैसे इसी का एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं जीरो टिल व्हीट। मतलब एक क्रॉप है जहाँ पे आपने पहले क्या उगाया हुआ था, राइस। ठीक है। तो जब आप राइस की हार्वेस्टिंग कर दोगे तो उसके बाद कुछ पार्ट बच जाएगा, राइट, मतलब नीचे का कुछ हिस्सा रह जाता है। ठीक है। तो आइडियली क्या होगा, उस हिस्से को आप रिमूव करो, उस पे आग लगाओ, उसको ट्रैक्टर से निकलवाओ, उसकी टिलिंग करो। टिलिंग बोलते हैं उसको। उस जो हिस्सा है जो नॉन यूजेबल है, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो बच गया, उसको आपको रिमूव करना है। ठीक है। तो जीरो टिल वीट का मतलब क्या है कि आपने उसी पीस ऑफ लैंड पे वीट ग्रो कर दिया, बट टिलिंग नहीं की। क्यों? टिलिंग करोगे तो सॉइल भी निकल निकल के आएगी। तो आप क्या करते हो कि राइस जहाँ पे उगाया था वहीं पे यू आर ग्रोइंग वीट, सो यू आर ग्रोइंग वीट विदाउट प्लोइंग द फील्ड आफ्टर राइस हार्वेस्ट, विदाउट प्लोइंग द फील्ड आफ्टर द राइस हार्वेस्ट। ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीरो टिल वीट। तो ये क्या है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सीए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो इससे क्या है, कॉस्ट भी कम हो गई, आपने क्रॉप यील्ड भी बढ़ा ली, ठीक है, और सॉइल इरोजन भी रुक गया। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस। पैसे भी सेव हो गए, और लॉन्ग टर्म इनकम भी इम्प्रूव हुई, सॉइल को भी प्रोटेक्ट हो गया, और न्यूट्रिएंट भी लूज नहीं हुए। ठीक है। तो आप ना इस तरीके की टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दीज आर ऑल सम टेक्निक्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, देयर आर मल्टीपल अदर टेक्निक्स, यू कैन गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। तो इससे यही है कि आप क्या कर रहे हो, इससे आप वाटर फर्टिलाइजर एनर्जी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की जनरल बात बता रही हूँ, कि वाटर को, फर्टिलाइजर को, एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करो, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, और रिड्यूस्ड एमिशंस रहें।
ठीक है, जिससे कि आप क्लाइमेट चेंज को जो है टैकल करने में थोड़ा से कामयाब रहो इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके अलावा एक और टेक्निक है ऑफ फार्मिंग विच इज कॉल्ड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर मेथड। ये एक तरीका है जिस दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुभाष पालेकर। ठीक है, इनका मेन फोकस क्या है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कि क्रॉप ग्रो करने में नेचुरल रिसोर्सेज यूज करो। मतलब क्या? सॉइल, वाटर, एयर, काउ यूरिन, काउ डंग, ये सब ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ व्हाट, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज करने की बजाय ये सब चीजें यूज करो। ठीक है, तो इस तरीके की टेक्निक में आप क्या करते हो, आप कोई भी सिंथेटिक सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। यूटिलाइज काउ डंग, काउ यूरिन, अदर इन और अदर ऑर्गेनिक इनपुट्स यू यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहली बात तो एक्सपेंस आपका कम होता है, ये तो एक बात है ही। तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल टेक्निक भी है। एंड इससे ग्रीन हाउस एमिशंस जो है वो भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग फार्मिंग। एंड नियरली 5 million, which is about 50 lakh farmers have adopted this technique, and there is a aim to increase the number of people who are using this particular farming technique by 2024. तो अभी 2024 तो हो गया है, so now it is up to us to see कि whether this goal has been achieved or not. सो ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब उसके अलावा देखो, तो ये तो फार्मिंग टेक्निक्स हो गई जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। अब ना उसके अलावा एक और चीज है हमारे पास, विच इज देयर इज अ होल डिबेट गोइंग ऑन अबाउट वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियंस एंड क्लाइमेट चेंज। सो वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन फूड एंड क्लाइमेट चेंज। तो कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लो, और उसके अब बाद यू आर फ्री टू obviously think or decide whatever you want, which is first। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो मीट और डेयरी प्रोडक्शन है उस पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज होता है, प्लस ये ग्रीन हाउस एमिशंस को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो कंज्यूम, so when you're doing meat production and dairy production, there is a consumption of large amount of resources and there's a lot of emission of greenhouse gases. That is one thing. Second thing, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है जो यूज होता है, टोटल वर्ल्ड के लिए बता रही हूँ, उसमें से 80% जो एग्रीकल्चर लैंड है, 80% एग्री लैंड ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको किस चीज के लिए यूज करते हैं? दैट इज यूज्ड फॉर लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एंड फीड प्रोडक्शन, एंड फीड प्रोडक्शन। सॉरी। तो जितना भी दुनिया में एग्रीकल्चर के लिए लैंड असाइन्ड है, उसमें से 80% एग्रीकल्चर लैंड किस चीज के लिए यूज हो रहा है? कि जो भी एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग कर सके, वो घास खा सके, और जो भी वो खाना खाएंगे उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी एनिमल खाना खाएगा उसको भी तो उगाना पड़ेगा ना। तो वो जहाँ पे उग रहा है, तो लाइव स्टॉक की ग्रेजिंग के लिए और उसके खाना, वो जो भी खाना खाएंगे उसको ग्रो करने के लिए 80% एरिया यूज हो रहा है। लेकिन एक बात ये हो गई, लेकिन जो लोगों की कैलोरी इनटेक है ना, ग्लोबल कैलोरी इनटेक, उसमें मीट और उसमें लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है, सो मीट का जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ओनली 80% ऑफ ग्लोबल कैलोरी इनटेक।
इसका मतलब क्या है कि जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ 18% कैलोरी रिक्वायरमेंट्स थ्रू मीट पूरी हो रही है, लेकिन इस चीज को ग्रो करने के लिए 80% एग्रीकल्चर लैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड का यूज हो रहा है। तो यूज 80% लैंड का हो रहा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से, कैलोरीज के पर्सपेक्टिव से जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 18% है। सो डिसप्रपोर्शनेट है ये काफी। ठीक है, उसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्या होगा कि अगर आप मीट प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हो, डेयरी कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हो, तो उससे एमिशंस काफी कम हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट टैक्सेस या सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, जिससे आप इसके कंजम्पशन को डिस्करेज कर सको। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में मीट और डेयरी कंजम्पशन जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है। बट जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, उनका कंजम्पशन ऑफ दीज थिंग्स इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस जो है वो काफी जरूरी है अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, बिकॉज जैसे जैसे मिडिल क्लास ग्रो कर रही है या लोगों की इनकम बढ़ रही है, पीपल start switching from consuming only cereals to also consuming dairy products, consuming meat and all these things also, right? तो ये सब चीजों को हमको भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ऑल्दो कंपेरेटिवली ऑन द वर्ल्ड लेवल वी डोंट कंज्यूम एज मच as the developed world is doing, but still this trend is changing. ठीक है, all right, so that is another thing regarding the veg and non-veg debate. तो ये आप प्योरली कंजम्पशन और एमिशन के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो, क्लाइमेट चेंज की बात अगर करी जाए तो दो तरीके की मेन इनइक्वालिटीज प्रेवेलेंट है हमारे पास। मतलब किस तरीके की? पहली इनइक्वालिटी जो है, टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट वी प्रोमिनेंटली सी। पहली ये है कि भाई डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके बीच में काफी इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब क्या कि जो एडवांस नेशन है, जो आज के दिन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इतना एमिशन कर करके ही आज डेवलप्ड बनी है, और अब जिम्मेदारी के नाम पे आप डेवलपिंग कंट्रीज पे ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो। तो एडवांस नेशन जो है, जो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम किया है उन्होंने और एमिशंस भी किए हैं, they should be taking more climate responsibility. They should be taking greater climate responsibility. So this is between developed versus developing countries. ठीक है, so developing countries in past they've taken all the benefits of द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमिशंस उन्होंने बिल्कुल आराम से किए हैं। लेकिन अब जब जिम्मेदारी की बात आ रही है, सो इट्स नॉट लाइक दे कैन दे हैव टू टेक अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। सेकेंड थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच वर्सेस पुअर इन इंडिया। So within India, there is a difference, there is a divide between rich and poor. So wealthy जो Indians हैं, they are consuming at a level comparable to developed nations. So they should also be contributing more towards sustainable uh, development and climate actions. तो ये inequality जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, so these are some of the policies that needs to be thought about in terms of sustainability. And the final policy initiative that we have is based on what kind of institutions you are running, what kind of governance system you have. So institutions and governance. तो देखो, कोई भी चीज ग्रो होती है नहीं करती है, वो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन बहुत रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है और बहुत इनएफिशिएंट है, अगर इनएफिशिएंट गवर्नेंस है, तो कोई भी चीज शेप नहीं ले पाएगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ भी नहीं होगा पाएगी, चीजें इक्विटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाएंगी, और चीजें सस्टेनेबल तरीके से, इस तरीके के प्लान्स भी आपके इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो आपको अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन जरूर करना पड़ेगा अगर आपको ये सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के हैं ये एफिशिएंट तरीके से रन करने हैं। तो हर चीज मोस्टली इनपुट मार्केट में भी, आउटपुट मार्केट में भी, लैंड मार्केट में भी, वाटर मैनेजमेंट में भी, हर तरीके से रिफॉर्म्स की जरूरत है।
तो अब इसमें क्या हो सकता है कि जो अलग अलग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्या, कि ये जो अलग अलग फार्मर्स जो है, प्रोड्यूसर के जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब collectively people are grouping together, and these kind of organizations can do what, they can help small farmers को आप help कर सकते हो in order to get better inputs and also in better output marketing. लेकिन ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक थोड़ी डाइसी टर्म है। कुछ अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सिर्फ ऑन पेपर है, एंड देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर implementation of these kind of organization as well. ठीक है, so that is one thing, they can help small farmers. ठीक है, उसके अलावा देखो, अगर आपको इफेक्टिव तरीके से कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. सो इफ यू वांट टू इफेक्टिवली रन एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम, देर इज अ फोर pronged इंस्टीट्यूशनल अप्रोच विच इज रिक्वायर्ड. 4 लेवल पे वो काम करनी चाहिए. पहली चीज, लोकल लेवल पे वो काम करे, लोकल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म. मतलब विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जो किसको क्या करें, फार्मर्स को और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करें, ताकि बेटर तरीके से चीजें इंप्लीमेंट हो पाए. ठीक है, सो क्रेडिबल विलेज एंड ब्लॉक लेवल प्लेटफॉर्म्स हों, जिससे क्या हो पाए, जिससे फार्मर्स और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करा सको आप. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग कि लोकल लेवल पे इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए. सेकेंड थिंग, देखो, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. एंड इंफ्रा, सो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि क्या हो, एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज डेवलप हो और रूरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन हो. थर्ड थिंग, आपके अलग अलग जो है प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, वाटर शेड प्रोग्राम्स आपको रन करने होंगे, जिससे आप क्या कर सको, आप रूरल कम्युनिटीज के साथ पार्टनर कर सको, गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि क्या हो, यू कैन ऐसे एरिया जो डिजर्टेड हो गए या जो अनयूजेबल हो गए उसको आप वापस जो है प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ, प्रॉपर तरीके से उसको यूजेबल बना पाओ, या वाटर कंजर्व करने के लिए या वाटर शेड बनाने के लिए, इस तरीके के कामों में उस पीस ऑफ लैंड को यूज किया जा सके. ठीक है, अनदर थिंग दैट इज इन, सो दिस इज वाटर शेड प्रोग्राम्स. ठीक है, and finally there is a need for private sector partnerships also to be involved in this particular sector. State level पे collaborations होनी चाहिए with private players, ताकि क्या हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग आगे बढ़ सके. ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स जो है, दे आर नीडेड. तो कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको चीजें डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के हाथ में पावर हो, आपको वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तभी जाके ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिवली चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज नेसेसरी. जैसे पंचायती राज सिस्टम है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब गांव गांव लेवल पे आपने अलग अलग पंचायत को पावर दी हुई है, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे दे अंडरस्टैंड द रूट realities of the village. So they are given powers to do things accordingly. Okay, is necessary for better governance. बट बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस चीज को प्रोवाइड करने में फेल जो है हुए हैं. ठीक है,
ताकि लोकल बॉडीज को इफेक्टिवली पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। जिससे हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जिससे क्या है हम लोग ग्रोथ, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी ये सारी चीजों को एक साथ जो है इम्प्लीमेंट कर पाए। और जितनी भी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज बनती है उसमें जो स्टेक होल्डर है विच इज द फार्मर, उसको भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, रादर देन यू जस्ट कीपिंग द एक्सपर्ट इनटू पिक्चर, ताकि एक फार्मर सेंट्रिक और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो, ताकि जो पॉलिसीज हैं वो सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। सो स्टेक होल्डर ड्रिवन पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और स्टेक होल्डर यहाँ पे कौन है? फर्म। तो उसको ध्यान में रख के चीजें बनानी चाहिए, और चीजें जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है वो फार्मर सेंट्रिक होनी चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ बननी चाहिए। ठीक है, so with that being said, we have kind of discussed all different sorts of policies which we can implement in order to have the three goals of agriculture in alignment. तो हमारे तीन goals of agriculture क्या क्या थे? High growth by raising productivity, inclusiveness by focusing on the lagging regions, small farmer, women and youth, and also the third goal was focusing more and more towards sustainability. ठीक है, तो मेनली क्या क्या चीजें निकल के आती हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा सीरियल बेस्ड एक्टिविटीज में आप ना इन्वॉल्व होके आपको चीजें डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना पड़ेगा, बेटर प्राइसिंग रखनी पड़ेगी, केमिकल यूज कम करना पड़ेगा, और चीजों में इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी, ताकि हर रीजन हर सेगमेंट को आप इंक्लूसिव बना सको। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, ये सारी चीजों से एग्रीकल्चर इम्पेक्टेड होता है। तो पॉलिसीज अप्रोप्रिएटली इन लाइन होनी चाहिए, ताकि ये सारे फैक्टर्स को आपस में इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ नीड टू बैलेंस द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि आप इंटायरली एग्री सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द रूरल नॉन फार्म सेक्टर, ताकि थोड़ा इनकम डाइवर्सिफिकेशन हो, लोगों की जो डिपेंडेंसी है ऑन मेयरली द एग्री सेक्टर वो थोड़ी सी कम हो। ठीक है, सीरियल बेस्ड फार्मिंग से लेके नॉन सीरियल पल्सेस, मिलेट्स, या फिर लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब पे भी थोड़ा फोकस जाना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी अ गोल ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम। इस चीज को अचीव करने के लिए आपको एनुअल लेवल पे 10% इनकम ग्रोथ की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड करनी चाहिए इन द नॉन फार्मिंग सेक्टर ऑल्सो, सो दैट दिस पर्टिकुलर गोल कैन बी अचीव्ड while also ensuring environmental sustainability. Apart from that, you have to make sure कि जो भी क्रॉप्स फार्मर ग्रो कर रहे हैं उसके लिए उनको प्रॉपर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलें, कि वो जो क्रॉप तो ग्रो कर रहे हैं लेकिन उनको अप्रोप्रिएट प्राइसेस मिलने की जरूरत है, फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए। सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, जितना भी नंबर है, यू ऑल्सो हैव टू गो बियॉन्ड दी हार्वेस्ट, यू हैव टू लुक एट अदर थिंग्स। आपको अपनी पूरी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना है, स्टोरेज को इम्प्रूव करना है, प्रोसेसिंग करनी है, वेयर हाउसिंग करनी है, लॉजिस्टिक्स करना है, रिटेलिंग करनी है, ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, you also have to look at water, you also have to look at technology, you have to look at how different subsidies are given। आपको सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, क्रेडिट में, इरिगेशन में, टेक्नोलॉजी में, ये सब में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और एफिशिएंट तरीके से वाटर को यूज करने की जरूरत है, ताकि जो है सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रोथ और इक्विटी, इसका बैलेंस होना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, जिसके बेसिस पे दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स। So we also have to give the benefits of the growth to different groups which are lagging, different regions which are lagging. ठीक है, एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन के लिंक को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन इन द फार्मिंग sector, and also women in terms of ensuring nutrition rich food to the generation। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपकी सारी चीजें क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रख के बने। ग्रोथ जो है सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए, लो रिसोर्स का यूज करते हुए होनी चाहिए,
क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इस तरीके के टेक्निक्स को आपको इम्प्लीमेंट करो। एंड लास्टली यू ऑल्सो हैव टू लुक एट जो भी पॉलिसी तुम इम्प्लीमेंट करते हो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रांग होना, इंस्टीट्यूशंस का डिसेंट्रलाइज तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से ही इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। फार्मर शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, the policies are for farmer, they should be pro farmer, ठीक है। So you have to strengthen the institutions so that जो agriculture value chain है उसमें inequality reduce हो, कि starting point और end point में इतना अंतर आपको ना देखने को मिले, जो मेन प्रोड्यूसर है उसको उस चीज का जरूर बेनिफिट मिले, ठीक है। अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो है कलेक्टिवली दे कैन कम टुगेदर एंड ब्रिंग फॉरवर्ड देयर वॉइस रिगार्डिंग दिस, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इस तरीके से। तो जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स को जो है अपने हिसाब से अपनी निटिग्रिटीज को कंसिडर करके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलाइन करते हुए पॉलिसीज को इन तीनों पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, इस लेवल पे चीजों को एनालाइज करते हुए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हाई ग्रोथ भी बहुत जरूरी है, but high growth without inclusivity and without sustainability is not going to take us anywhere. So we have to think about it in a holistic manner. We also need to think about how it is linked to the urban areas, how it is linked to people, majority of the people depending on rural agriculture for their livelihood. So these kind of things, अगर इंक्लूसिविटी के साथ चीजें नहीं होंगी तो बेनिफिट कुछ लोगों तक रह जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा बेनिफिट सेंटरिंग हो जाते हो एंड यू आर नॉट लुकिंग एट सस्टेनेबल प्रैक्टिस, तो इस चीज का जो इम्पैक्ट है या जो बेनिफिट है वो बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप देख सकते हो। एंड देन फार्मिंग और फार्मर्स आर द पीपल वुड बी द वन विल बी द मोस्ट वल्नरेबल, ठीक है। सो there is a need for entire transformation of Indian agriculture, and there is a need to think about farmers welfare as well, ठीक है। That being said, we are entirely done with our discussion. I know it was very long discussion, but you know, ये चीजें पहली बार ही आप कर रहे हो, बहुत सारे नई नई निटिग्रिटीज आपने समझी होंगी, अलग अलग टेक्निक्स देखी होंगी। So I thought there was a need to discuss all this in detail. The next session would be based on reading number 2, which is Has India Deindustrialized Prematurely? So the next lecture will be based on that. Okay. Yeah. All right. Thank you so much, guys. Take care. Bye bye.